आप सभी छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 2 के अंतर्गत अध्याय 2 में सपनों के से दिन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का प्रथम भाग का अध्ययन हम अपनी पूर्व कक्षा में कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय, उनके द्वारा महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उन्होंने जो महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त करे। साथ ही हमने जाना कि लेखक इस पाठ के माध्यम से हमारे साथ क्या साझा करने वाले हैं, क्या सीख देने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं। तो उनकी जो आत्मकथा है उसका एक अंश हम इस पाठ के माध्यम से देखेंगे, जिसमें हम उनका बचपन यानी बालपन में जो आनंदमय जीवन, उनने जो आनंदी और खुश जो पल थे उनके, साथ ही स्कूली जो जीवन उनका रहा, वो हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। इसी क्रम में हमने जाना कि भाई बच्चों को खेल प्रेम क्यों है, लेखक का बाल्यकाल कैसे बीता, ग्रीष्म अवकाश के दिन वो क्या क्या करते थे, कहाँ रहते थे, अवकाश समाप्ति से पहले और विद्यालय का वातावरण। इस तरीके से हम लोग जिस तरीके का उनका विद्यालय का प्रांगण होता था, उसमें जो कुछ भी फूल और जिस तरीके का वहाँ माहौल होता, उस परिवेश को, उस सुगंध को वो आज भी महसूस कर सकते हैं। और अब आगे, कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हों। यानी जब वो लोग निरंतर तालाब में कूद रहे हैं गर्मियों की छुट्टियों में, तो जब कूदते तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे तैराक हैं, परंतु एक दो को छोड़कर मेरे किसी भी साथी को तैरना नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते, तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या दुम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते। यानी साथ में पशु भी और वो दोनों साथ नहा रहे होते, गहरे पानी की तरफ चले जाते तो भैंस के माध्यम से इधर आते, उन्हें ढांढस यानी उन्हें भरोसा दिलाते, बांधते। कूदते समय मुंह में गंदला पानी, जो गंदा पानी, मटमैला पानी, मिट्टी से मिला हुआ पानी, क्योंकि सब वहाँ भैंस भी नहा रही हैं, आप भी नहा रहे हैं, तो पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते। कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते, किसी तरीके से वहां से बच ही जाते। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। अब देखो, जो समर वेकेशन मिला था वो ख़त्म होने वाला है, तो तब दिन गिनने लगे भाई कितने दिन बाकी हैं, क्योंकि स्कूल तो किसी को अच्छा लगता है, नीरस है, वहाँ भय है, प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता, खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता है, उसका हिसाब लगाने लगते हैं। जैसे हिसाब के मास्टर जी मतलब यहाँ पर गणित के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी ना बताते। मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज निकालें तो 20 दिन में क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता था। जिस दिन वो हिसाब लगाते तब छुट्टी का सिर्फ 1 महीना बाकी है। उन्होंने हिसाब लगाया कि भाई अगर वो प्रत्येक दिन 20 सवाल करेंगे तो 10 दिन में सारा काम हो जाएगा ख़त्म, है ना। और अगर 200 सवाल निकालें तो 20 दिन में सारे ख़त्म हो जाएंगे। अगर 10 सवाल एक दिन में निकालते हैं तो इस तरीके से वो अपना हिसाब बैलेंस करते हैं। और उस समय अभी 1 महीना बाकी था। एक एक दिन गिनते 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते, और इस तरीके से गिनते गिनते उनके क्या हो जाते, 10 दिन और बीत जाते। फिर वो खेलने कूदने में लगे रहते। स्कूल की पिटाई का डर जो था, स्कूल की जो पिटाई थी उसका जो डर था वो इतना भयंकर था, है ना। पिटाई का जो डर था वो बहुत ही ज़्यादा उन पर हैवी था और बढ़ने लगता। जो मार पिटाई वहाँ होनी है, भाई काम नहीं आया तो उसके बदले क्या होना है, पिटाई होना स्वाभाविक है। तो इसके लिए क्या करने लगते वो, और डरने लगते। परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात, अगर क्या किया जाए, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज निकाले जा सकते हैं। भाई 10 क्या, हम तो एक दिन में 15 भी निकाल सकते हैं आसानी से। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती, दिन बहुत छोटे लगने लगते। ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहरी में ही छिप जाता हो। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते
स्कूल का भय बढ़ने लगता और इस तरीके से डर अपना चरम सीमा पर पहुंचने लगता, वो और भयंकर डरने लगते। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टर की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते थे। यानी उन्हें वो ज़्यादा अच्छा लगता था कि काम करने से बढ़िया है कि भाई आराम से क्या कर लो, आसान उपाय है कि वहाँ जाकर मार खा लो। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते, और जब स्थिति ऐसी होती है कि दिन बहुत कम हो गए तो फिर हम अपने मन में भी ये भी सोचना, भाई वो भी तो पिटाई खाते हैं, हम भी खा लेंगे, तो हम भी उन बहादुरों की तरह सोचने लगते हैं। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता, और इस समय हमारा जो सबसे बड़ा नेता होता था जो बिल्कुल भी काम नहीं करता, ओमा हुआ करता था। उसका नाम क्या था? ओमा। जो उनका सबसे बड़ा नेता था, मतलब क्लास में जिसने कुछ काम नहीं करना। ठीक है, हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन है, उसके जैसा व्यक्ति हमारे आसपास कौन है, हम में से कौन है जो ओमा के जैसा है। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते, उसके जैसा दूसरा कोई लड़का उन्हें नहीं मिलता। वो कोशिश भी करते कि भाई उसके जैसा कोई है क्या। उसकी बातें, गालियाँ, मार पिटाई का ढंग तो अलग ही था। उसकी शकल सूरत भी सबसे अलग थी। उसकी बात करने का तरीका, वो गालियाँ देने का तरीका, मार पिटाई का ढंग सब अलग था। और उसकी जो शक्ल थी ना, वो भी उसका बिल्कुल अलग था। हांडी जितना सर, यानी हांडी का मतलब होता है बर्तन होता है एक, है ना, वैसा पतीले जैसा उसका क्या है, सर है। उसके ठिगने 4 बालिस्त के शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। ये अब क्वेश्चन आएगा कि भाई ओमा का जो शारीरिक चित्रण है उसे कीजिए, तो हांडी जैसा सर हो जाएगा। उसके ठिगने चेहरे 4 बलिष्ठ के शरीर, यानी बीता, बलिष्ठ मतलब बीता, या फिर आप कह सकते हैं हथेली से की जलने वाली माप, है ना, इतना छोटा सा उसका शरीर, बहुत कम। जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो, यानी बिल्ली शरीर छोटा और उसका जो सर है वो बहुत बड़ा, है ना, और शरीर बिल्कुल बिल्ली के बच्चे के जैसा। इतने बड़े सिर में नारियल सी उसकी क्या है, आँखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा। उसकी जो आँखें थी वो कितनी बड़ी बड़ी थी, नारियल जैसी बड़ी बड़ी थी। बंदरिया जैसे बच्चे जैसा चेहरा था, और भी अजीब लगता, वो अजीब ही उसका जो शारीरिक संरचना थी वो बिल्कुल अलग थी। लड़ाई वह हाथ पांव नहीं सिर से किया करता था। जब सांड की भांति फुकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट में या छाती में मार देता तो उससे दुगने तुगने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। और वो जब लड़ाई करता तो कैसे करता, तेज से सर से मारता पेट में या छाती पे, और फिर उससे चाहे कितने भी बड़े शरीर का व्यक्ति हो वो डर से, हमें डर लगता कि किसी की छाती की पसली ही ना तोड़ डाले। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रख हुआ था। रेल के यानी कोयले से चलने वाला जो इंजन होता है, इंजन की भांति बड़ा और भयंकर ही तो था। उसका शरीर भी ऐसी बड़ा ही था, रेल के डिब्बे के जैसा। ठीक है भाई। हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे, जो अंग्रेजी के अक्षर H की भांति था। कैसा था उनकी स्कूल का बना हुआ, अंग्रेजी के H आकार में उनका स्कूल था, और उसमें कम से कम 9 कमरे थे, भांति बने थे। दाईं और पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी रहती। स्कूल की प्रेयर यानी प्रार्थना के समय वह बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देखकर उनका गोरा चेहरा खिल उठता। वो बड़े सुंदर थे, और जब सब लोग बिल्कुल प्रॉपर लाइन में हैं तो बड़े खुश हो जाते। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते, लड़कों के पीछे ही लाइन में एक एक टीचर, जैसे आप लोगों के रहते हैं। केवल
मास्टर प्रीतम चंद पीटी लड़कों की कतार के पीछे खड़े खड़े यह देखते कि कौन सा लड़का कतार में ठीक से नहीं है। यही है वो भयंकर व्यक्ति या अनुशासन प्रिय जो अध्यापक होते हैं, और ये देखते कि भाई कोई ठीक से खड़ा है या नहीं। उनकी घुड़की तथा ठुड्डों के भय से जिस तरीके से वो चलते और वो जो आवाज़ आती, कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते, सीधे कतार में बने रहने का प्रयत्न करते। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना होता था कि आगे पीछे लड़कों के बीच की दूरी जो है, आगे पीछे जो खड़े लड़के हैं उनकी बीच की जो दूरी हो एक सी हो, यानी अपने आगे भी और अपने पीछे की भी दूरी देखनी है, उसमें कोई ज़्यादा गैप तो नहीं है। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे, यानी प्रीतम चंद जी से सब बहुत डरते थे, क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक ना कभी किसी ने देखा ना सुना होगा। वो इतने सख्त और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला लेता तो पाँव से दूसरी पिंडली खुजलाने, जैसे पाँव से हम दूसरा पाँव खुजलाने लगता, तो वह उसकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते। मतलब खाल खींच लूँगा। अगर सर हिला और पाँव भी हिले तो इतने में ही वो पूरी तरह से बच्चों की खाल खींचने वाले मुहावरे को क्या कर देते, सत्य कर देते, प्रत्यक्ष करके दिखा देते, मतलब खाल उधेड़ी देते। परंतु हेडमास्टर जी उसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। वह 5वीं और 8वीं श्रेणी यानी कक्षा को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते। हेडमास्टर जी बड़े ही शालीन और दयालु थे, ठीक है, बिल्कुल दयावान थे और बच्चों को बच्चों की तरह डील करते थे, उनको माफ़ कर देते थे और अंग्रेजी स्वयं पढ़ाते थे। वो क्वेश्चन आएगा कि हेडमास्टर जी किन किन कक्षा को क्या करते थे, अंग्रेजी पढ़ाते। तो 5वीं और 8वीं को वो अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। हमारे में से किसी को भी याद ना था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना। चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम, मतलब कभी भी किसी की चमड़ी उधेड़ी जा सकती है, यानी स्कूल का नाम जैसा है सरकारी मिडिल स्कूल, ऐसे ही हमारा था कि भाई कभी भी चमड़ी उधेड़ी जा सकती थी। अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी आंखें झपकते, अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत हमारी गाल पर मार देते तो मेरे जैसे सबसे कमज़ोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचा किए हंस देते। मतलब इतने प्यार से वो मारते कि भाई अगर लेखक अपने आप को कमज़ोर शरीर का मानता था, अगर मेरे को भी अगर थप्पड़ पड़ गई तो मैं भी हंस लेता था कि भाई दर्द ही नहीं हुआ। वह चपत तो जैसे हमें भाई भीखे की नमकीन पपड़ी जैसी मज़ेदार लगती, मतलब जो उस समय का प्रिय भोजन रहा होगा नमकीन पपड़ी खाने का, उसके जैसे स्वादिष्ट वो थप्पड़ उनकी चपत लगती। तो जो तब पैसे की शायद 2 आया या जाया करती थी, यानी 2 आपको लगभग मिलती थी। तो इस पाठ का शेष भाग हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।